यदि हमसे कोई किसी कीटनाशक दवा का नाम लेने को कहे तो शायद डीडीटी एक ऐसा नाम होगा जिसका नाम लगभग हर कोई ले सकता है। डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनोक्लोराइड कंपाउंड जिसको पहली बार 1874 में ऑस्ट्रियाई केमिस्ट ऑथमर जेल्डर द्वारा लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था। इस घटना के करीब 65 साल बाद 1939 में स्विस केमिकल कंपनी के लिए काम करने वाले वैज्ञानिक पॉल हरमन मुलर ने पहली बार दुनिया को ये बताया कि ऑथमर जेल्डर द्वारा लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए कंपाउंड डीडीटी में कीटनाशक गुण मौजूद हैं जो हर तरह के कीड़ों को मारने में सक्षम है। इस बात की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मुलर को डीडीटी की कीड़ों के कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में हाई एफिशिएंसी की खोज करने के लिए 1948 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी और न ही वे कभी मेडिकल रिसर्च में शामिल हुए थे, जो थोड़ा अजीब था। जिन दिनों डीडीटी में कीटनाशक गुणों की खोज हुई थी तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उन दिनों युद्ध में हथियारों की तुलना में मलेरिया और दूसरे इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस से सैनिकों की जान अधिक जाया करती थी और इससे पहले भी हर युद्ध में सैनिक गोलियों से ज्यादा बीमारी से मर जाते थे। परंतु डीडीटी में कीटनाशक गुणों के खोज के बाद ये परिस्थिति बदल गई। डीडीटी का उपयोग प्रारंभ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस मिलिट्री द्वारा मलेरिया, टाइफस और ब्यूबोनिक प्लेग को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था। बताया जाता है अमेरिकी सेना ने सैनिटरी स्टेशन स्थापित किए थे और युद्ध में जाने से पहले प्रत्येक सैनिक पर डीडीटी पाउडर का छिड़काव किया जाता था और सैनिक युद्ध में भी डीडीटी लेकर जाते थे और युद्ध के दौरान डीडीटी पाउडर को त्वचा पर लगाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डीडीटी सेना का एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण बन चुका था। डीडीटी को वार रेफ्यूजीज पर जुओं को नष्ट करने में भी उतना ही असरदार पाया गया था। वास्तव में मानव इतिहास में यह पहली बार था कि टाइफस महामारी को डीडीटी के छिड़काव से रोका गया था। डीडीटी इतना लोकप्रिय हो चुका था कि इसका उपयोग सिविलियंस के लिए भी किया जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद डीडीटी पब्लिक के सबसे ज्यादा डिजायरेबल प्रोडक्ट लिस्ट में थी। शुरुआत में इसका उपयोग मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के बीच में मलेरिया और टाइफस जैसे रोगों से निपटने के लिए किया जाता था। बाद में डीडीटी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसानों ने भी विभिन्न प्रकार के खाद्य फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए डीडीटी का उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, डीडीटी का उपयोग पशुओं के ऊपर, घरों में, बागीचों में, हर जगह इंसेक्ट कंट्रोल के लिए अंधाधुंध किया जाने लगा। यह इतना लोकप्रिय बन चुका था कि डीडीटी को हवाई जहाजों पर भी छिड़का जाता था, वॉलपेपर में लगाया जाता था, पेंट में मिलाया जाता था और यहाँ तक कि बच्चों की नर्सरी में भी लगाया जाता था। बच्चे मच्छर मारने वाली फॉगिंग ट्रकों के पीछे दौड़ते थे, वो डीडीटी के फॉग में खेलना शुरू कर देते थे। डीडीटी के छिड़काव के लिए विमान नियुक्त किए गए थे जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरते थे और दूर दूर तक डीडीटी को फैलाते थे। 1948 में लाइफ मैगजीन ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर जोन्स बीच पर डीडीटी के कोहरे में खड़े होकर हॉट डॉग पकड़े हुए और कोक पीते हुए मॉडल के हेफरनन की एक तस्वीर यह बताने के लिए प्रकाशित की गई थी कि डीडीटी कितना सुरक्षित है। एक शक्तिशाली कीटनाशक टाइफॉइड, मलेरिया और कीड़ों से फैलने वाली अन्य बीमारियों के प्रसार को रोकने में प्रभावी था क्योंकि इसने युद्ध के दौरान अनगिनत लोगों की जान बचाई थी। 1944 में डीडीटी का अमेरिकी उत्पादन 4,500 टन से बढ़कर 1963 में 81,000 टन तक पहुंच गया था। उन दिनों अमेरिका में रेचल कार्सन नाम की एक मेराइन बायोलॉजिस्ट हुआ करती थी जो एक राइटर और एक कंजर्वेशनिस्ट भी थी। रेचल कार्सन को 1957 की गर्मियों में मैसाचुसेट्स के एक दोस्त ओल्गा हकिन से एक लेटर मिला जिसमें उन्होंने उनके घर के आसपास पक्षियों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की बात कही थी। वास्तव में मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए मैसाचुसेट्स राज्य में डीडीटी का हवाई जहाज द्वारा छिड़काव किया गया था, जिसके बाद पक्षी सचमुच मक्खियों की तरह गिर रहे थे और उनके आंगन में भी बहुत सारे मरे हुए पक्षी मिले थे। उन्होंने रेचल कार्सन को इसलिए चिट्ठी लिखी थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि दूसरे छिड़काव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हकिन्स का लेटर रेचल कार्सन के रिसर्च की प्रेरणा बनी। रेचल कार्सन ने समस्या पर रिसर्च किया और पाया कि इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक की स्थिति कितनी व्यापक थी। कार्सन के दो सहयोगियों ने 1940 के दशक के मध्य में डीडीटी के खतरों के बारे में साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी लिखे थे, इसलिए बात आम जनता तक नहीं पहुंच पाई थी। तब रेचल कार्सन ने इसके बारे में लिखने और लोगों को बताने का फैसला किया। कार्सन ने 1958 से 1962 तक डीडीटी पर रिसर्च किया और साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब लिखने में बिताया। साइलेंट स्प्रिंग को पूरा करने में कार्सन को 4 साल लगे।
उन्होंने बताया कैसे डीडीटी फूड चेन में प्रवेश करता है और मनुष्यों सहित जानवरों के फैटी टिश्यूज में जमा होकर कैंसर और जेनेटिक डैमेज का कारण बनता है। उन्होंने लिखा, किसी फसल पर एक बार डीडीटी अप्लाई करने से कुछ दिनों में कीड़े मर जाते हैं। न केवल पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, बल्कि अनगिनत कीड़े जो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कार्सन ने निष्कर्ष निकाला कि डीडीटी और अन्य कीटनाशकों ने इंसानों और जानवरों में इर्रिपेरेबल डैमेज कर दिया है और दुनिया की फूड सप्लाई को दूषित कर दिया है। रेचल कार्सन ने अपनी किताब साइलेंट स्प्रिंग से अमेरिका में हो रहे अंधाधुंध कीटनाशकों के उपयोग की आलोचना करके सबको चौंका दिया था। कार्सन ने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ साइलेंट स्प्रिंग लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में डीडीटी के हार्मफुल इफेक्ट्स को सरल तरीके से समझाया था। उनका संदेश था कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता है या उन प्रजातियों को खत्म नहीं किया जा सकता जिन्हें हम पसंद नहीं करते। उन्होंने एनवायरनमेंट पर डीडीटी जैसे कीटनाशकों के दुष्प्रभाव का जिक्र किया और केमिकल कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली गलत पॉलिसीज के बारे में चिंता जताई। 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग 20वीं शताब्दी का एक मास्टरपीस थी, जो डीडीटी जैसे कीटनाशकों के खतरनाक एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पर केंद्रित था, जिसे कभी टाइम मैगजीन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक करार दिया था। साइलेंट स्प्रिंग ने दुनिया में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी, जिसके बाद पूरी दुनिया में पर्यावरण आंदोलन शुरू हुआ। कार्सन के काम ने डीडीटी और अन्य हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साइलेंट स्प्रिंग ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक अवेयरनेस पर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। लोग पर्यावरण के बारे में उस तरह सोचने पर मजबूर हुए जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। साइलेंट स्प्रिंग ने इस विचार को पेश किया कि यदि मानव जाति ने प्रकृति को जहर दिया, तो प्रकृति भी मानव जाति को जहर ही देगी। कार्सन ने तर्क दिया कि मनुष्यों को डेवलपमेंट के नाम पर केमिकल्स के माध्यम से प्रकृति पर हावी होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, साइलेंट स्प्रिंग को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। रेचल कार्सन की हार्श क्रिटिसिज्म से अमेरिकी सरकार में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति केनेडी ने पर्यावरण मामलों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की, जिसके बाद 1963 में स्वच्छ वायु अधिनियम कानून बन पाया। 1969 के अंत में अमेरिका की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने भी यह घोषणा की कि डीडीटी कैंसर पैदा कर सकता है। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसे नेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फाइनली 1972 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया, जो पहला यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस था जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज पर केंद्रित था। इसके बाद पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन का डोमिनोज इफेक्ट शुरू हुआ, जिसमें पूरी दुनिया के सभी देश कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुए। अंत में अमेरिका ने 1972 में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है साइलेंट स्प्रिंग में रेचल कार्सन द्वारा मेंशन किए गए डेटा, इंफॉर्मेशन और केस स्टडीज नए नहीं थे। वैज्ञानिकों को इंसेक्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन कार्सन पहली महिला थी जिन्होंने इन सभी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया था, जिससे लोगों की सोच में एक क्रांति आ गई। साइलेंट स्प्रिंग ने मॉडर्न माइंडसेट में रेडिकल चेंज किया और जल्दी ही ये किताब एनवायरमेंटल एक्टिविज्म का एक ट्रेडमार्क बन गई, जिसने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का मार्ग प्रशस्त किया। 4 अप्रैल 1964, 56 साल की उम्र में कार्सन की मृत्यु कैंसर से हो गई। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उनके काम को किस हद तक सही ठहराया जाएगा या इसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। दोस्तों, आज हम हर जगह एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग और अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में सुनते रहते हैं। यदि रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नहीं लिखी होती, तो ये कहना मुश्किल है कि आज दुनिया पर्यावरण संरक्षण के मामले में कहाँ होती। लेकिन यह स्पष्ट है कि साइलेंट स्प्रिंग का इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डीडीटी के राइज एंड फॉल की। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।